Sir, good morning students. Today we will discuss topic कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रो पार्ट हमने पढ़ लिया है और इसके अलावा क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर भी हम देख चुके हैं. मैं थोड़ा सा उस रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों को कि जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो शायद टेक्निकल एरर आ गई थी कुछ और इस वजह से वो थोड़ा सा अपलोड नहीं हो पाया. जल्दी ही वो रिसेंटली आज इवनिंग तक वो अपलोड हो जाएगा. उसके आगे का पार्ट मैंने मेंशन कर रखा है. किसी भी लोअर एल्डोस का हायर एल्डोस में जो कन्वर्जन होता है वो जनरली दो मेथड्स के द्वारा होता है. एक तो होता है क्लिनी संश्लेषण और दूसरा है साउडन विधि. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले इनको मैं रिकॉल करूंगा, उससे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊं, डिस्कस करूं. तो टुडे आवर टॉपिक इज निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन. लेकिन उससे पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ किया था, लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. सबसे पहले हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं. तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण यौगिक हैं और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कहा गया था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले में या सूत्रों में सामान्य रूप से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समकक्ष 2:1 होता है, इसलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जाना जाता है. तो प्रारंभ में इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स कहा गया और इनको एक जनरल फार्मूला दिया गया था CxH2O, जहां X कार्बन के मोलों की संख्या एंड देन Y H2O के मोलों की संख्या है. इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स CxH2O फॉर्मूले के अनुरूप होते हैं, इसलिए सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं. परंतु कुछ ऐसे भी यौगिक ज्ञात हैं जो कि CxH2O सूत्र के अनुरूपण तो अपने सामान्य सूत्रों का प्रदर्शन करते हैं, परंतु वास्तविक रूप से वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते. इट मीन्स ये हो गया कि ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट्स तो हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आते. वो 3 एग्जाम्पल मैंने एक्सेप्शंस दिए थे. एक तो दिया था हमने एसिटिक एसिड, जो कि हमने कहा था C2H2O का होल ट्वाइस 2. एसिटिक एसिड चूँकि इसके अंदर कंडीशन, इसकी स्ट्रक्चर्स अगर हम मेंशन करें तो ये बता दिया गया था CH3COOH. ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, देख सकते हैं. हाइड्रोजन कितने हैं? 4 एंड देन कार्बन 2. तो एसिटिक एसिड है वो CxH2O सूत्र के अनुरूप है, इसलिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो है परंतु कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, वो एक ऑर्गेनिक एसिड है. दूसरा हमने यहाँ का फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये भी कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, क्योंकि ये भी एक सामान्य नॉमेनक्लेचर फार्मूला अगर हम देखें CH2O, इसका सूत्र CH2O, और ये एक्चुअली में कार्बन के हाइड्रेट्स के सामान्य सूत्र का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, परंतु वास्तविक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि एक एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप, एक एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह इसमें मौजूद है. लैक्टिक एसिड CH3CHOH एंड देन COOH. ये लैक्टिक एसिड जो कि एक्चुअली में जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड्स बनता है तो हमें दौड़ने के बाद थकान महसूस होती है, क्योंकि लैक्टम का स्त्रवन ज़्यादा हो जाता है. तो लैक्टिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो लैक्टिक एसिड के अंदर भी यहाँ कंडीशंस क्या हो गई, ये भी कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन करेगा और इसके अनुरूपण इसका फार्मूला आ जाता है C3H2O का होल 3. चूँकि ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के अनुरूप है, परंतु वास्तविक रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ रिकॉल्स किया कि ये कार्बोहाइड्रेटों के सामान्य सूत्र का प्रदर्शन करने वाले यौगिक हैं, परंतु वास्तविक रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं होते. परंतु कुछ यौगिक ऐसे भी ज्ञात हैं जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं हैं, जो कि इस सूत्र के अनुसार कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं हैं, परंतु वास्तविक तो उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, परंतु वास्तविक रूप से वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं. जैसे रैमनोज, रैमनोज का फार्मूला C6H12O5. अब C6H12O5 है तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें CxH2O के अकॉर्डिंग, तो इसे होना क्या चाहिए था, या तो 6 या 5. चूंकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 12 परमाणु, ओके, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु होने चाहिए 6.
लेकिन यह एक्चुअल में कितना है रेमनोज में? रेमनोज के अंदर होता है 5 ऑक्सीजन परमाणु। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आणविक अनुपात होगा, रेशो होगा, वो 2:1 नहीं होता है, जबकि रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके बावजूद भी रेमनोज को कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद कार्बन के हाइड्रेट से नहीं माना जाता इस सूत्र के अकॉर्डिंग। इसलिए फिर डेफिनेशन चेंज कर दी गई थी और कहा गया था कि समस्त कार्बोहाइड्रेट या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, अथवा जल अपघटित होकर प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं। ये लास्ट हमारे वीडियो में हो गया था। फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया कि भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शर्करा और दूसरा होती है अशर्करा। शर्करा जो होती हैं एक्चुअल में वो होती क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो शर्करा जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं, वाटर में सोल्यूबल होती हैं और स्वीट ऑर्डर वाली होती है, मधुर गंध वाली होती हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जो जल में घुलनशील हो, वाटर सोल्यूबल हो और इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो यानी क्रिस्टली ठोस हो। ये जो कंपाउंड होंगे वे समस्त कार्बोहाइड्रेट शर्करा के अंतर्गत रखे गए। इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी को रखा गया। अब बात करते हैं हम अशर्करा की। अशर्करा कौन सी होंगी? जस्ट इसके अपोजिट प्रॉपर्टीज रखने वाले कंपाउंड अशर्करा होंगे, जो स्वाद में कैसे होते हैं? जो स्वादहीन होते हैं, उनका कोई स्वाद नहीं होता यानी टेस्टलेस, जो स्वादहीन होंगे। इसके अलावा नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड यानी अक्रिस्टलीय ठोस होते हों या अक्रिस्टलीय होते हों, नॉन क्रिस्टलाइन अक्रिस्टलीय हों, एंड वाटर इनसोल्यूबल जो जल में अघुलनशील हों, वे क्या कहलाएंगे? अशर्करा कहलाती हैं। अशर्कराओं को पॉलीसैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पॉलीसैकोरस भी कहा जाता है क्योंकि इनके जल अपघटन पर प्राप्त होने वाली मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या बहुत अधिक अनिश्चित होती है, इसलिए इन्हें पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे स्टार्च और सेल्यूलोज का। स्टार्च और सेल्यूलोज में एक समान प्रकार के मोनोसैकेराइड इकाई आपस में लिंकेज होती हैं, इसलिए इन्हें सम पॉलीसैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। इतना पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। देन आगे चलते हैं कि संरचना के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया? तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, देन पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात कर दें तो मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे? मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, जो लास्ट वीडियो में हमने बता चुके हैं। सिंपल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके जल अपघटन पर निम्नतर कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब इनका और आगे जल अपघटन पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने वहाँ बता दिया था कि अगर मोनोसैकेराइड्स जो यूनिट होती है जिनका जल अपघटन नहीं होता, अगर उनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो उन्हें एल्डोस कहा जाता है, और कीटोनिक क्रियात्मक समूह तो कीटोस कहा जाता है। और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड्स को ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड्स को एक जनरल फार्मूला CnH2n ON के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ n की वैल्यू कम से कम 2 से अधिक और 2 से 10 तक हो सकती है, यानी 2 से अधिक ही होनी चाहिए। जनरल वे में हम देखेंगे 3 होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड बनाने के लिए एक असमित कार्बन परमाणु होना जरूरी होता है। ठीक है, वो 2 में भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम नहीं होगा। हम जनरल में ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस पढ़ते हैं, तो ट्रायोस जो होगी, ट्रायोस के अंदर हम काम में ले सकते हैं। किसे काम में लेंगे? ट्रायोस के अंदर हमने काम में लिया था कोई भी एक कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, जो ट्रायोस शुगर हमने लास्ट वीडियो में बताई थी। ट्रैक्टोज भी ले सकता है, पेंटोस में अरेबिनोज वगैरह हमने लिए थे, हेक्सोज के अंदर हमने लिया था ग्लूकोज, फ्रक्टोस, ये सब लिए थे। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर या जो जल अपघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयों के अणु देते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। क्योंकि जल अपघटन में निर्मित होने वाले मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या इनमें निश्चित होती है, और जल अपघटन पर प्राप्त होने वाली मोनोसैकेराइड इकाइयां समान भी हो सकती है और डिफरेंट प्रकार की भी हो सकती है। इस आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया था डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड में हमने लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर चूंकि क्या होंगी, डाइसैकेराइड में हमने लिया सुक्रोज। सुक्रोज का जब जल अपघटन करवाते हैं या सुक्रोज में जब इसका जल अपघटन करवाया गया सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जनरल वे में कितने कम यूनिट्स प्राप्त होती हैं? 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, जो कि डिफरेंट प्रकार की होती है। एक एल्डोस और दूसरा कीटोस। एल्डोस है तो समझ जाइएगा ग्लूकोज होगा, और कीटोस है तो फ्रक्टोस होगा। दोनों ही 6-6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसैकेराइड्स यहाँ प्राप्त होते हैं, इसलिए एक एल्डोहेक्सोज और एक कीटोहेक्सोज की सुक्रोज के द्वारा प्राप्ति होती है। ठीक है,
जनरल वे में डाइसैकेराइडों का फार्मूला C12H22O11 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें आपके सुक्रोज आ गया, इसमें माल्टोस आ गया और इसमें आपके लैक्टोस भी आ गया। अगर सुक्रोज होगा तो सुक्रोज के बारे में हम थोड़ा सा भी मैंने बताया था कि इससे हमें प्राप्त, इसके जल अपघटन से प्राप्त होने वाली यूनिट होती हैं ग्लूकोज एंड देन फ्रक्टोज। इनमें से एक एल्डोहेक्सोज है और एक कीटोहेक्सोज, यानी दोनों अलग अलग हैं। एक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और एक में कीटोनिक क्रियात्मक समूह मौजूद है। इसलिए जल अपघटन पर प्राप्त होने वाली दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ विषम प्रकार की हैं। हम बात करते हैं माल्टोस की। जब माल्टोस, इसका भी फार्मूला क्या है? माल्टोस का फार्मूला भी C12H22O11 होता है और इससे प्राप्त होने वाले, इससे 2 ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, 2 ग्लूकोज अणु यहाँ प्राप्त होते हैं जो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माल्टोस जो होगा, इसके जल अपघटन से एक समान प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। तीसरा हम लेते हैं लैक्टोस। लैक्टोस जो शुगर होती है, इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जानी जाती है, दुग्ध शर्करा के नाम से। लैक्टोस एक्चुअली में ग्लूकोज और गैलेक्टोस, ग्लूकोज और गैलेक्टोस, ये 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ बनाता है। दोनों 6 कार्बन परमाणुओं की डिफरेंट यूनिट होती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के जो हमने एग्जांपल लिए लास्ट वीडियो में बताया था कि सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है। माल्टोस से 2 ग्लूकोज अणु और लैक्टोस से ग्लूकोज और गैलेक्टोस, यानी जिनके जल अपघटन से केवल 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों की प्राप्ति हो तो वो कहलाएंगे डाइसैकेराइड। ये सभी के सभी डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड क्या होंगे? वे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन पर 3 मोनोसैकेराइड इकाइयों की प्राप्ति होती हो, ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। और इसमें एक एग्जांपल हमने लिया था वहाँ पे रेफिनोस, और रेफिनोस के अंदर हमने बता दिया था ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड देन गैलेक्टोस। ठीक है। ये ट्राइसैकेराइड, क्योंकि यहाँ 3 मोनोसैकेराइड इकाइयों की प्राप्ति हो रही है, जिनमें कोई एल्डोहेक्सोज है, कोई आपके कीटोहेक्सोज भी है। टेट्रासैकेराइड जो थर्ड इसका यूनिट है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि टेट्रासैकेराइड क्या है? वे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन पर 4 मोनोसैकेराइड इकाइयों की प्राप्ति होती है, टेट्रासैकेराइड्स कहलाते हैं। और यहाँ स्टेकियोस, चूंकि रेफिनोस वगैरह जो होंगे, इनके फार्मूले, ये भी एक जनरल फार्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि C18H32 एंड O16। ठीक है। ये आपके ट्राइसैकेराइड्स का फार्मूला हो जाएगा। और टेट्रासैकेराइड्स का उसके अकॉर्डिंग है। टेट्रासैकेराइड में हम कौन सा दे सकते हैं? एरिथ्रियोजेज एंड देन स्टेकियोस। स्टेकियोस एंड एरिथ्रोजिएजेज एंड थ्रियोजिएजेज, ये आपके टेट्रासैकेराइड्स में आती हैं, क्योंकि इनमें 4 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की प्राप्त होंगी। ये लास्ट। फिर इसके बाद में एक थर्ड, चूंकि हमने 2 बताया कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड संरचना के आधार पर। तीसरा आ गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे? पॉलीसैकेराइड्स, इसके अंदर हम कह सकते हैं संरचना के आधार पर वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके जल अपघटन पर प्राप्त होने वाली मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या अनिश्चित होती है, इसलिए इनके आणविक भार भी अनिश्चित होंगे, बहुत अधिक होते हैं। और इन्हें पॉलीसैकेरस के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉलीसैकेराइड्स भी कहलाते हैं। जनरल वे में हम कहें कि अगर इनके जल अपघटन पर समान प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयों की प्राप्ति हो रही हो तो ये समपॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगे। और वे पॉलीसैकेराइड जिनमें प्राप्त जल अपघटन पर प्राप्त होने वाली जो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं वो डिफरेंट प्रकार की होती है तो विषम पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च के अंदर ग्लूकोज अणु प्राप्त होंगे और सेल्यूलोज के अंदर भी ग्लूकोज इकाइयाँ होती हैं। अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ होती हैं अगर जल अपघटन पर तो वो स्टार्च हो सकता है, और सेल्यूलोज के जल अपघटन पर बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमने डिटेल्स बताई थी। क्योंकि जो अशर्करा, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उन्हें नॉन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, अशर्करा, क्योंकि कोई इनका टेस्ट नहीं होता है, स्वादहीन होती हैं, जल में घुलनशील नहीं होती हैं, यानी इनसोल्यूबल इन वाटर, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। तो लास्ट का जो था वो हमने क्लियर किया। नोमेनक्लेचर में हमने बता दिया था जितनी भी शर्कराएं होती है समस्त शर्कराओं के नाम के अंत में ओस सफिक्स का यूज किया जाता है। अगर शर्कराओं के अंदर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो उन्हें एल्डोस कहा जाएगा, कीटोनिक क्रियात्मक समूह तो उन्हें कीटोस कहा जाएगा।
और उपस्थित शर्कराओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या को हमेशा पूर्वलग्न रूप में निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल हमने लिया CHOH का होल थ्राइस चलो हम पहले पूरा एग्जाम्पल बता देते हैं। CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH। कितने कार्बन की शुगर है हम देखते हैं, 1 3 कितने हो गए, 4 5 एंड देन 6। ये 6 कार्बन परमाणुओं की कोई स्ट्रक्चर। इसको अगर हम कंप्लीटली ओपन स्ट्रक्चर्स में देखें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है तो मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर्स ले रहा हूँ, एंड देन HCOH, OHH एंड देन CHOH का होल ट्वाइस CH2OH। ये हमने कंपाउंड लिया, कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6। चूंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है इसलिए सफिक्स कौन सा लगेगा, सफिक्स तो हमने बताया समस्त शर्कराओं के नाम के अंत में ओ सफिक्स का यूज किया जाता है। क्रियात्मक समूह क्या है, CHO, इसलिए क्या लगाएगा, एल्डो। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके एल्डोस। अब चूंकि कार्बन परमाणु कितने हैं, 6, इसलिए कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो ये क्या कहलाएगा, हेक्सो। तो इसको हम कहेंगे एल्डो हेक्सोज। और ये एल्डो हेक्सोज कौन सा होता है, ग्लूकोज। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या को शर्कराओं के नाम से ग्रीक पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं और क्रियात्मक समूह को भी यहाँ पूर्वलग्न रूप में इंगित करेंगे। तो ये हो गया एक एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज। और कीटोनिक स्ट्रक्चर्स के रूप में हमने देखे तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होगी CH2OH, देन CO, देन OHH, CHOH का होल ट्वाइस एंड देन CH2OH। कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम देख लेते हैं तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, एक कार्बन, 2 3 और 2 कार्बन, ये 5 और एक 6 कार्बन का ये हमने एक लिया है। चूंकि इसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह है इसलिए, और 6 कार्बन है इसलिए ये क्या कहलाएगा, कीटोहेक्सोज। और इस कीटोहेक्सोज को कहा जाता है फ्रक्टोज। ये भी 6 कार्बन और ये भी 6 कार्बन। दोनों के अंदर ये दोनों ऐसी मोनोसैकेराइड्स हैं जिनमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, परंतु दोनों में क्रियात्मक समूह डिफरेंट प्रकार के होते हैं और दोनों का और आगे जलप गठन नहीं होता है, जिससे निम्नतर कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एल्डोहेक्सोज और ये कीटोहेक्सोज। तो समस्त शर्कराओं के नाम के अंत में क्या आता है, ओस सफिक्स का, ओस अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या को पूर्वलग्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है और क्रियात्मक समूह के साथ में उसे ऐड कर दिया जाता है। ये हमने रिकॉल किया पिछला वाला ताकि आपके दिमाग में ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था उस कार्बोहाइड्रेट्स के आगे वाला टॉपिक क्या था। तो आगे वाला टॉपिक्स मैं बता चुका हूँ आपको कि वो आगे वाले टॉपिक ये थे। इंट्रो पार्ट था कार्बोहाइड्रेट का, देन क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में, नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में, एंड देन अब एक टॉपिक मैं उठा रहा हूँ वहाँ से, वो है आपका निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन। यानी एक लोअर एल्डोस अगर आपको दे दिया जाए और उसको हायर एल्डोस में कन्वर्ट करवाना हो तो निम्नतर एल्डोस के उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे। चूंकि इसमें असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है। मान लीजिए कोई 3 कार्बन का हमने एल्डोस लिया तो उससे 4 कार्बन वाला 5 कार्बन वाला बना सकते हैं, या हमने कोई 5 कार्बन का लिया तो 6 कार्बन का, 4 कार्बन का लिया 5 कार्बन का एल्डोस हमें उससे निर्मित करना है। अब इसके अंदर हम पहला संश्लेषण कौन सा देख रहे हैं, तो आरोहण की इस विधि के अंदर सबसे पहले हम काम में लेते हैं, अगर एल्डोस पूछा जाए आपसे, ये आपके सिलेबस में भी है, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डोस के आरोहण की किसी एक उपयुक्त विधि को बताइए तो सबसे अच्छी विधि है इसमें किलियनी संश्लेषण। दूसरा आता है साउडन विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किलियनी संश्लेषण क्या है जो आज टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ किलियनी सिंथेसिस। अब किलियनी संश्लेषण क्या है तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा मेमोराइज करवा देता हूँ। किलियनी जो संश्लेषण होता है, किलियनी संश्लेषण में एक निम्नतर एल्डोस को उच्चतर एल्डोस में परिवर्तित किया जाता है। इसमें निम्नतर एल्डोस की पहले हाइड्रोजन साइनाइड
के मिश्रण के साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है। जब निम्नतर एल्डोस हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण से क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रीन बनते हैं, और बने हुए साइनोहाइड्रीन में निम्नतर एल्डोस का सम्मित कार्बन असम्मित कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए दो प्रकाशिक समावयवों के बनने की बराबर संभावना बनी रहती है। क्लियर। अब दो प्रकाशिक समावयवों के बराबर बनने की संभावना रहेगी तो क्या होगा, तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि निम्नतर एल्डोस जो भी होगा उसकी HCN से क्रिया करवा दी जाए, जैसे HCO एंड देन HCOH, OHH एंड देन HCOH, CH2OH। ये हमने एक निम्नतर एल्डोस काम में लिया है, अरेबिनोस। ये D+ अरेबिनोज है जो कि एक एल्डोपेंटोस है। ये एक एल्डोपेंटोस शुगर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एल्डोपेंटोस शुगर है। अब हम इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, अभी मैंने कहा कि इसमें निम्नतर एल्डोस को सबसे पहले HCN के साथ अभिकृत करवाया जाता है। जब इसको HCN के साथ अभिकृत करवाया जाएगा तो HCN के साथ अभिकृत करवाने पर ये सम्मित कार्बोनिल, ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइडिक जो कार्बन एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह, इसमें कार्बोनिल कार्बन क्या है, सम्मित है, ऑक्सीजन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड से बंधित है। तो इस सम्मित कार्बन परमाणु का असम्मित कार्बन परमाणु में क्या हो जाता है, परिवर्तन। कंपाउंड क्या हो सकता है, वहां ये बनाएगा CN एंड देन HCOH, HCOH, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट, इसको हम इन्वर्जन में ही लेंगे क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। CHOH का होल थ्राइस ले लिया मैंने शॉर्ट करने के लिए। CH2H, 3 कार्बन 4 और 5, ये एक एल्डोपेंटोस लिया हमने, अरेबिनोस। ये क्या है आपका D+ अरेबिनोस, और D+ अरेबिनोस को HCN से अभिकृत करवाया। जब HCN से अभिकृत करवाएंगे तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, ये हम आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जब कार्बोनिल समूह था, कार्बोनिल समूह में बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर, और HCN में बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन की ओर या कार्बन की ओर, तो ये जाएंगे कार्बन की ओर। HCN में H+ आयन, CN- आयन, ये H कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर, कंपाउंड क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा OH, और जो CN समूह था ये कहाँ चला जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। तो एक सम्मित कार्बन का असम्मित कार्बन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे क्या क्रिया होगी, तो उसी क्रिया को हम देख रहे हैं। तो HCOH हमने ओपन कर दिया और नीचे की स्ट्रक्चर एज इट इज, CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH। चूँकि अभी बताया आपको कि एल्डोपेंटोस का किस में परिवर्तन कर रहे हैं, एल्डोहेक्सोस में, जो भी होगा। तो हमने एल्डोपेंटोस के रूप में D+ अरेबिनोस लिया, HCN से अभिकृत करवाया। तो जब किसी निम्नतर एल्डोस की HCN से क्रिया करवाई जाती है तो उसके साइनोहाइड्रीन बनते हैं। तो यहाँ साइनोहाइड्रीन दो प्रकार के बनेंगे, क्योंकि इसमें एक सम्मित कार्बन का असम्मित कार्बन में परिवर्तन होता है, जिसे दो प्रकाशिक समावयव रूपों के बनने की संभावना रहती है। और वो दोनों रूप आएंगे आपके, ये C�BN एंड देन अब की बार हमने कहाँ ले लिया, OHH, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये दोनों रूप यहाँ आ चुके हैं। असम्मित कार्बन था ये, जो C1 कार्बन था, इसको C1 कार्बन के रूप में आइडेंटिफाई कर देता हूँ, तो ये आपका वो C1 कार्बन ही है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये आपका वो C1 कार्बन ही है। अब कितने कार्बन हो गए टोटल, 6, वहाँ भी 6 हो गए। ये साइनोहाइड्रीन बना, ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन, ये मैनोनिक साइनोहाइड्रीन। अब इन बने हुए साइनोहाइड्रीन का क्या करवाते हैं, इनका तनु क्षारीय या तनु अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है। इसका जल अपघटन करवाएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेराइटा वाटर एंड देन फिर उसके बाद इसको अम्लीकृत करवा देंगे।
तो फर्स्ट स्टेप पहले क्षारों से एंड देन फिर अम्लों से क्रिया करवाएंगे, इनका जल गठन करवाएंगे। तो साइनोहाइड्रिन के जल गठन पर क्या बनते हैं हमने पढ़ रखा है, लास्ट आपको बता दिया होगा सेकेंड ईयर में। साइनोहाइड्रिन का साइनाइड समूह जो भी होगा CN समूह के जल गठन पर अगर इनका आंशिक जल गठन करवाएंगे एमाइड्स बनेंगे, अगर हम इनका पूर्ण जल गठन करवा दें तो इनके पूर्ण जल गठन पर प्राप्ति होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, इसका भी हम करवाएं वही बैराइटा वाटर तनुक्षार एंड देन फिर तो अम्लों द्वारा इसका जल अपघटन करवा दें तो जल अपघटन पर यहाँ क्या प्राप्ति होगी। तो मैं चूँकि दोनों में से एक क्रिया करवा देता हूँ, तो सपोज कीजिए हमने तनुक्षारों के द्वारा इसका जल अपघटन करवाया और यहाँ भी तनुक्षारों के द्वारा इसका जल अपघटन करवाया, तो जल अपघटन पर क्या कंडीशंस हुई, इसका जल अपघटन करवाया तो यहाँ जल अपघटन पर क्या प्राप्त होगा, हम जानते हैं साइनाइडों के जल अपघटन पर क्या बनते हैं एसिड्स, तो यह बनेगा COOH सिंगल बॉन्ड COHH एंड देन CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH। यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा यहाँ बनेगा COOH एंड देन HCOH CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये तो कहलाता है मैनोनिक एसिड, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो तीसरा कार्बन होगा इसमें OH ग्रुप किधर होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने इसको हिडन कर रखा है। तीसरे में कहाँ होगा, आप जानते हैं कोई भी जो एल्डोपेंटोस होगा उसकी स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा OHH देन HCOH HCOH एंड देन CH2OH। ये थी D+ अरेबिनोज, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब ये जो कार्बन था ये दूसरा कार्बन था, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ तीसरा कार्बन हो जाएगा और इस पर OH ग्रुप किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ कंडीशंस क्या हो गई, ये बना लेगा आपके कौन सा मैनोनिक एसिड। ये मैनोनिक एसिड हो गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कौन सा हो गया, ये आपके ग्लूकोनिक एसिड हो गया। ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया और वो मैनोनिक एसिड है। अब बने हुए जो एसिड्स थे अब इनका क्या करवाते हैं, लैक्टोन्स बनाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, पहले मैं एक एक का लैक्टोन्स बनाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले साइनोहाइड्रिन बनाया जाता है HCN के साथ क्रिया करके, फिर उसका तनु क्षार या तनु अम्लों के द्वारा जल अपघटन करके उनके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लिए जाते हैं, क्योंकि साइनाइडों के जल अपघटन पर एसिड्स बनते हैं। और फिर बने हुए एल्डोस के जो एसिड्स बनेंगे, तो बने हुए एल्डोस के जो एसिड्स बनते हैं उन एसिड्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। दो प्रकार के प्रकाशिक समवाय थे, तो ग्लूकोनिक एसिड एंड देन मैनोनिक एसिड। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं इनके लैक्टोन्स बनाते हैं। लैक्टोन्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको गर्म कर देंगे। देखते हैं, यही स्टेप्स को हम लेते हैं, एक एक का देखते हैं। इसको जब हमने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल्स निकालेगा। वो इस स्ट्रक्चर्स को मैं ओपन करके बता रहा हूँ, वो कहाँ से निकालेगा, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ ले रहा हूँ, COOH and then HCOH, then OHH, then HCOH, then HCOH, then CH2OH। ये स्ट्रक्चर थी ग्लूकोनिक एसिड की, जो मैंने यहाँ रेफर कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, जब इसको गर्म किया तो गर्म करने पर क्या बनाएगा, लैक्टोन बनाएगा। लैक्टोन कहाँ से जाएगा, वो देखिएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अगर यहाँ से, क्योंकि कार्बोनिल समूह है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड ग्रुप होगा, कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अल्फा, बीटा एंड देन गामा। गामा कार्बन से तो क्या जाएगा, यहाँ से तो हाइड्रोक्सी समूह अपने बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देख करके जाएगा, यहाँ से क्या निकल गया, OH। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो एक अणु वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा और कंपाउंड क्या बना लेगा, वो आपके सामने है। इसको हम शॉर्ट रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने लिया ये COOH, तो यहाँ का OH गया और यहाँ से गया H। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये बन गया आपके गामा लैक्टोन। गामा लैक्टोन बनते ही क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये आ गया CO, देन HCOH, OHH, देन HC, और ये आपके आ गया ऑक्सीजन, ये आपके ऑक्सीजन पार्ट आ गया, एंड देन HCOH, CH2OH। चूँकि ये जो ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन था उसका परिवर्तन ग्लूकोनिक एसिड में, और ग्लूकोनिक एसिड को गर्म करने पर लैक्टोन बनेगा, वो गामा लैक्टोन है। किसका है वो, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज का गामा लैक्टोन हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं ग्लूको गामा लैक्टोन। ठीक है, ये भी गामा लैक्टोन बना। अब इस गामा लैक्टोन का हम क्या करवा देते हैं, इसी स्टेप्स को पूरा देख लेते हैं। अब बने हुए लैक्टोन्स जो होते हैं गामा लैक्टोन्स, उनका अपचयन करवा दिया जाता है। हमने लिया सोडियम अमलगम व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, NaHG व HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन करवा दिया 2H से। ठीक है, नैनसेंट हाइड्रोजन द्वारा। जब इसका अपचयन करवा दिया जाएगा सोडियम अमलगम से, तो सोडियम अमलगम की उपस्थिति में ये अपचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ। ठीक है, कंडीशंस क्या हुई, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन की ओर। तो इसका जब अपचयन होगा तो ये रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और इसके रिंग के ब्रेक हो जाने से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, एक कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर। कंपाउंड क्या बन जाएगा, HCO सिंगल बॉन्ड, एंड देन HCOH, OHH, HCOH, HCOH, देखते जाइएगा, एंड देन CH2OH। कितने कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6। हमने शुरू में लिया था 5 कार्बन वाला, बन गया 6 कार्बन वाला, और चूंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एल्डोहेक्सोज। और ये जो एल्डोहेक्सोज होगा इसे कहा जाता है ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से हम उसका देख लेते हैं जो हमने साइनोहाइड्रीन बनाया था, इसका भी हम देख लेते हैं। मैनोनिक एसिड, जो ये मैनोनिक एसिड बना, इसका भी हम जल अपघटन, मैनोनिक एसिड बना था, इसका भी हम गर्म कर लेते हैं। इसके गर्म करने पर एक अणु जल का विलोपन ये भी कर देगा, OH, और यहाँ से मैं इंडिकेट कर देता हूँ OHH, देन HCOH, HCOH, CH2OH, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ का OH गया, यहाँ का क्या गया, H, तो यहाँ से क्या निकल गया, जलाणु, और जलाणु निकलते ही इसका मैनोनिक एसिड का गामा लैक्टोन बनेगा। वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपको CO, एंड देन OHH, OHH, HCOH। अब HCOH तो आएगा नहीं क्योंकि हमने लैक्टोन बना लिया, देन HCOH, CH2OH। ये गामा लैक्टोन होगा, उसको ग्लूकोलैक्टोन के नाम से जाना जाता है, इसको मैनोलैक्टोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैनोनिक एसिड का है। मैनोनिक एसिड का गामा लैक्टोन बनाया, और मैनोनिक एसिड के गामा लैक्टोन्स को भी वही सोडियम अमलगम के द्वारा अपचित करवाएंगे, तो वहाँ क्या बनेगा, तो इसका भी हमने क्या कर दिया, इसका भी अपचयन करवाया सोडियम अमलगम व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम अमलगम से जब इसको अपचित करवाते हैं, तो अपचित करवाने पर क्या होगी, रिंग क्या होगी, ब्रेक, और रिंग ब्रेक होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा HCO, एंड देन OHH, OHH, HCOH, HCOH, एंड देन CH2OH। विशेषता क्या देखी कि ग्लूकोज के अंदर तीसरे कार्बन पर OH समूह लेफ्ट हैंड साइड में था, जबकि यहाँ सेकंड और थर्ड कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोक्सी समूह बाईं तरफ स्थित है श्रृंखला में। तो ये हो गया आपके मैनोस। मैनोस में दोनों हाइड्रोक्सी समूह सेकंड और थर्ड कार्बन पर मौजूद है लेफ्ट साइड में, और क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड यहाँ भी है। ये कहलाएगा आपके मैनोस, D+ मैनोस। वो D+ ग्लूकोज या D+ मैनोस की प्राप्ति हो गई। ये था क्लियनी संश्लेषण, जिसमें 6 कार्बन परमाणु वाले क्या प्राप्त होते हैं, प्रकाशिक समारूप ग्लूकोज, D+ ग्लूकोज और D+ मैनोस की प्राप्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ बताया है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लिया होगा आपने, और इसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। बाकी हम कल पढ़ाएंगे सावधान विधि।
तो थैंक यू, आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा।